अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट वाले टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में आपको याद होगा आपने सीखा था किस तरह से हम लोग रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यू निकालते हैं और उसको सैलरी में इंक्लूड करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यू आप निकालेंगे और सैलरी में उसका कितना वैल्यू इंक्लूड करेंगे। तो हमारा दूसरा परक्विजिट है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। पिछले टॉपिक में था अनफर्निश्ड और इसमें फर्निश्ड। देखो कितना आसान है इसका वैल्यू निकालना, बहुत आसानी से निकलता है। पहले तो तुम जब भी इसका वैल्यू निकालोगे तो ये सोच करके निकालोगे कि मकान जो है वो अनफर्निश्ड है, और अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये मैंने डिटेल्स में आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो वैल्यू इसका फर्निश्ड एकोमोडेशन का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द वैल्यू एज इफ द एकोमोडेशन इज अनफर्निश्ड। ये समझ के निकालो कि एकोमोडेशन अनफर्निश्ड है और उसके साथ जितने का भी फर्नीचर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिला है उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% निकाल के आप ऐड कर दो, तो ये आपका निकल जाएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। इज इट क्लियर? अब हम लोग थर्ड में आते हैं। थर्ड नंबर कहता है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट। ध्यान दो, ये था रेंट फ्री से पहले वाला दो, सेकंड एंड नंबर वन था रेंट फ्री। अब यहां पे क्या है, एट कंसेशनल रेंट, यानी आपको फर्निश्ड एकोमोडेशन दिया जा रहा है लेकिन फ्री में नहीं दिया जा रहा है, आपसे थोड़ा बहुत रेंट एम्प्लॉयर ले रहा है। तो इस परक्विजिट का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो फाइंड द वैल्यू एज अबव। जैसे हमने रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यू निकाला है वैसे ही निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जितना रेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ले रहा है। सपोज वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन आपका आया 10,000, उसमें से सपोज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूरे साल भर में 3,000 रुपया रेंट लेता है तो उसको माइनस कर दो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7,000। वेरी सिंपल। तो क्या करना होगा, पहले आप निकालो वैल्यू एज इफ द एकोमोडेशन इज रेंट फ्री, है ना, एज इफ द एकोमोडेशन इज रेंट फ्री फर्निश्ड। तो उसका वैल्यू आप निकालना सीख चुके हो नंबर वन एंड नंबर टू में, तो वो मैं निकाल लूंगा और वहां से क्या माइनस कर दूंगा, कितना रेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से इसके लिए लिया उसको माइनस कर दोगे तो इस परक्विजिट का वैल्यू आ जाएगा। एंड नंबर फोर इज एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल। कभी कभी क्या होता है कि घर की कमी होने के कारण या किसी और वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी होटल में ठहराता है। अंडरस्टैंड? तो अगर किसी घर पे ना ठहरा के होटल में एम्प्लॉय को ठहरने दिया गया एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल। देखो इसमें दो केस है, दो केस आपको याद रखना है। अगर होटल में ठहराया गया है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एम्प्लॉय का ट्रांसफर सपोज धनबाद से बोकारो हो गया, तो इस ट्रांसफर के चलते अगर हम एम्प्लॉय को किसी होटल में ठहराए हैं और वहां पे जो वो ठहरा है वो 15 दिन से कम है, इट इज लेस देन 15 डेज, देन उस परक्विजिट का कोई वैल्यू नहीं होगा। देन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट विल बी नील। ध्यान से सुनो, अगर ट्रांसफर के चलते, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस के चलते एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को होटल में ठहराया है टेम्पररी बेसिस में और वो ठहरना 15 दिन से अगर कम है तो फिर उसको हम परक्विजिट मानेंगे ही नहीं, उसका वैल्यू नील हो जाएगा। और दूसरा, इन एनी अदर केस सपोज वो वहां ठहरा हुआ है, होटल में एम्प्लॉय ठहरा हुआ है 15 दिन से ज्यादा, तो वो आ जाता है इन एनी अदर केस में। तो फिर हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको यहाँ पे दो वैल्यूज निकालना पड़ेगा। पहला ये निकालना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर उस होटल के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है ना, और दूसरा निकालना पड़ेगा 24% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसका 24%। अब सवाल है कि सैलरी क्या सर हम पूरे साल का लेंगे? बिल्कुल नहीं, सैलरी उतने ही पीरियड का लेना है जितने पीरियड तक, जितने मंथ तक, जितने डेज तक एम्प्लॉय उस होटल में रहा हो। सपोज वो 1 महीना रहा तो 1 महीने का सैलरी का आप कितना परसेंट यहां पे निकालेंगे? 24%। और दूसरा अमाउंट कौन सा होगा, कितना होटल रेंट एम्प्लॉयर ने पे किया। तो इन दोनों अमाउंट में से जो कम अमाउंट होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अंडरस्टैंड?